जो बारे सबूत है वो इल्ज़ाम लगाने वाले को जो है वो साबित उस पर करना। ठीक है, बिल्कुल। ये इस दफ़ा नहीं हुआ है। अभी तो हम इसी पे लड़ रहे हैं कि 51 दिन बाद एक लड़की आती है रात के 3 बजे, सुबह को कोर्ट में पेश होती है। वो कहती है मैं अपनी मर्जी से गई थी। मुजरिम अपने जुर्म का काजी खुद नहीं बन सकता। करप्शन होगी तो सियासत चलेगी, करप्शन होगी तो गुड गवर्नेंस होगी। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। मंशा ग्रुप का जो प्राइवेटाइजेशन किसी है वो खत्म हो गया। इसमें 2-3 काफ़ी सीरियस किस्म के मसाइल हैं जो नैब कानून में चैलेंजेबल हैं। जो एक बहुत बड़ा नैब का जो ऑफेंस है, जो एक जुर्म है, वो ये है कि आपके असासे आपकी आमदनी से ज़्यादा हों। ठीक है। कि जितने केसेस थे जिसमें ये अकाउंट्स की बात हो रही थी, वो सारे केसेस एक तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, जितनी हैपनिंग वाला वीकेंड था उतने ही हैपनिंग वाला वीकडेज भी शुरू हो चुके हैं। मंडे भी काफ़ी ज़्यादा सियासी हैपनिंग वाला रहा और आज ट्यूसडे भी काफ़ी ज़्यादा सियासी हैपनिंग से भरपूर रहा। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि अगर हम हुकूमत की बात करें तो उनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही। अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन तो अगर पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो अपोजिशन तो नाम की है, इसके अलावा अपोजिशन का कोई ऐसी जमात नहीं है जो कि वाकई में आवाम की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन हाँ, स्ट्रीट पावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने आज खिताब किया और वो नैब कवानीन के हवाले से था। हुकूमत ने नैब कवानीन चेंजेस कर दिए। अब इस चेंजेस को सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी, नैब कवानीन में तरमीम करना, इसके अलावा इलेक्शन के तरमीम, जो इलेक्शन जिस तरह से कराने उसके कानून में तरमीम करना, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके वोट को महदूद करना, ये तमाम चीजें उनको सीधी कर लेनी है। लेकिन डॉलर किसी ने नहीं देखना कि 212 की तरफ जा रहा है, पेट्रोल किसी ने नहीं देखना 250 की तरफ जा रहा है। और आज तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी IMF हमें घास नहीं डाल रहा है। पता नहीं क्या करना पड़ेगा उनको घास दिलवाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो जरूर करेंगे। लेकिन सूरत हाल यह है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं चलाई जा रही और अपोजिशन से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खान साहब एहतजाज की बात करते हैं, एहतजाज की कॉल देने की कोशिश करते हैं, हर एक स्पीच के अंदर ही कहते हैं कि जब मैं कहूंगा तब आपने निकलना है, लेकिन फिर देखते अदालतों की तरफ है। अक्सर लोग उनकी इस चीज से एग्री करते हुए भी नजर आते हैं और डिसएग्री करते हुए भी नजर आते हैं। आज जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको याद होगा 25 मुनहरिफ अराकीन ने हमजा शहबाज के हक में वोट दिया था जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, उनको डिसीड कर दिया गया। 5 तो जनाब खुसूसी नशिस्तें हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक उन्हीं के पास जानी चाहिए जिनके लोगों को, जिनकी पार्टी के लोगों को डिसीड किया गया। तो जनाब 20 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर ज़िमनी इंतखाब होना है। लेकिन इस इंतखाब से पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और उस इंकशाफ के बाद दोबारा से जब इलेक्शन कराए जाएंगे ना, उस पर एक सवालिया निशान पैदा हो गया। क्या कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जनाब ये बात हो रही है इदारों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम सवाल उठा दिया। अब आते हैं दूसरे इदारे की तरफ। जनाब नैब के कवानीन में तब्दीली कर दी गई है, लेकिन चेयरमैन नैब अभी तक नहीं लाया गया। 2 जून वो आखिरी तारीख थी जब चेयरमैन नैब ने अपने फराइज सर अंजाम दिए थे, और उसके बाद से आज गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 तारीख है। इतना टाइम गुजर गया, लेकिन हुकूमत अभी तक चेयरमैन नैब नहीं लगा सकी। चेयरमैन नैब, हुकूमत और अपोजिशन, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है, मजे की बात, उन दोनों की मुशावरत से लगना है। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक ये नहीं हो पा रहा है। साथ साथ जनाब जो नैब के कवानीन के हवाले से आज इस वक्त जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक ऐसी बात की है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का मजा आएगा, आगे बढ़ेंगे। नैब है तो मुल्क नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तो हैं, लेकिन साथ साथ जनाब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी रह चुके हैं। अब ये बात ये कह रहे हैं कि जनाब अगर नैब है तो मुल्क नहीं चलेगा। गालिबन इन्होंने मुल्क जो है ना वो अपनी सियासत को कहा है,
जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी सियासत को ये मुल्क कह गए, क्योंकि हाँ नैब है तो उनकी करप्शन नहीं चलेगी, लेकिन मुल्क ने चलना है, पाकिस्तान ने चलना है और इंशाअल्लाह हमेशा चलता रहेगा। जनाब अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शैला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन करिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर साहब एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे। शैला रजा साहबा अगर आपकी इजाजत हो, मुसद्दिक साहब से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ नैब के कवानीन के हवाले से उनसे बात करना चाहता हूँ। मुसद्दिक साहब ये बताइएगा जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई है, मैं अगर बहुत ही ज्यादा इसको आसान अल्फाज में कहूं कि इसका सरबरा मौजूदा हुकूमत खान साहब को लगाते थे, इमरान खान साहब को, तो क्या ये किसी पर कोई करप्शन साबित कर पाएंगे? बादशाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब की जो सारी अमेंडमेंट हुई है, अभी आपने शायद फाखान अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट बताई है, सुनाई है हमें। उनकी स्टेटमेंट का अगर ट्रांसलेशन कीजिए तो ऐसे है कि अगर करप्शन होगी तो मुल्क चलेगा, करप्शन होगी तो सियासत चलेगी, करप्शन होगी तो गुड गवर्नेंस होगी। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। हालांकि दुनिया में जो मकबूल और एक एस्टैब्लिश तरीकाकार है वो ये है कि जिन मुल्कों के अंदर करप्शन कम है वहाँ खुशहाली ज्यादा है, जिनका सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सबसे अच्छा है वो बेहतरीन मुल्क है। जिनका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर नीचे है वो उस लिहाज से गरीब है, उस लिहाज से उनके मुल्कों में मुसीबत और मुश्किलें हैं। तो ये एक तो बयानिया बड़ा गलत है कि जी गवर्नेंस नहीं चल सकती जब तक करप्शन न हो, क्यों? और जब तक एंटी करप्शन होगी तो गवर्नेंस नहीं चल सकती, एंटी करप्शन होगी तो सियासत नहीं चल सकती। तो एक तो बयानिया गलत है। सही है। दूसरे नैब के तरमीम किए हैं वो तरमीम नहीं है। देखिए बेसिक फंडामेंटल लॉ ये होता है कि हमारे चेयरमैन भी कई दफा कह चुके हैं कि मुजरिम अपने जुर्म का काजी खुद नहीं बन सकता। आप यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज। मुजरिम अपना जो जुर्म होता है उसका काजी नहीं बन सकता। यहाँ सारे देखिए अमेंडमेंट जितनी भी हुई हैं, आपने एसआरओ को उड़ा दिया, एसआरओ की जो 9, 8, 10 की सेक्शन को उड़ाया है। इसका मतलब है कि आपका तोशा खाना केस जिसमें नवाज शरीफ है, जिसमें जरदारी है, जिसमें वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल। आपने नैब के एक्ट को 99 से शुरू करवाया है, ठीक है। 99 से शुरू करने का मतलब ये हुआ कि आपका एवन फील्ड जो है 96 का केस है वो खत्म हो गया। मंशा ग्रुप का जो प्राइवेटाइजेशन पीसीबी है वो खत्म हो गया। आपने चीफ पब्लिक लास्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है 22 बंदे अगर चीट होंगे तो केस बन सकता है। नैब कहती है उन्होंने अपना एक लिमिट 50 रखी थी, इन्होंने कहा नहीं लिमिट 100 होगी। क्यों? तो साद रफीक का जो केस है उसमें 76 लोग चीट हुए तो केस खत्म हो गया। आपने सेक्शन 14 को उड़ा दिया। सेक्शन 14 में क्या था? ये इससे कहते हैं प्रिजम्पशन सेक्शन। ये पाकिस्तान के बाकी 15 कानून और लॉ के अंदर ये प्रिजम्पशन सेक्शन मौजूद है। यूके के अंदर अभी प्रोमलगेट हुई है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, उसके अंदर मौजूद है। स्विट्जरलैंड के अंदर लॉ बना है इलिसिट ऑर्डर जो है उसके अंदर ये मौजूद है। हमने इसको उड़ा दिया। क्यों? कि मनी ट्रेल देनी थी, नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर केस बना था, सेक्शन 14 चली गई, नवाज शरीफ साहब का केस खत्म हो गया। इस तरह सेक्शन 21G है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आप बाहर से मंगवाते थे, कोई एविडेंस बाहर से आती थी, वो लॉ का वो कानून का हिस्सा बन जाती थी, केस का हिस्सा बन जाती थी। सेक्शन 21G को उड़ा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मरियम के खिलाफ जो केस एविडेंस आई थी वो खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। अच्छा सर, मैं इसको जरा डिटेल में, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू होती है कि लोगों को ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आती। मैं सर आपसे सिंपल सवाल करूं कि आप पर, मुसद्दिक साहब पर अगर कोई इल्जाम लगता है, लेट सपोज मैं आप पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं और मैं तफ्तीशी ऑफिसर हूं, तो बारे सबूत मुझ पर होगा कि आप पर होगा? मुझे साबित करना है कि जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं सही है, या आप पर जो इल्जाम लग रहा है आपने साबित करना है कि मेरा इल्जाम गलत है? और दुनिया में क्या होता है? देखिए मैं सिविलियन नहीं हूं, ये केसेस बनते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ। किसी सिविलियन सर मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल का है, एज एन एग्जांपल का है मैं बताता हूं ना। पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो एक उससे वो डील करता है पब्लिक के मैटर्स के साथ। अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 100 है और उसके पास 1000 रुपीज आते हैं, तो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना होता है कि ये पैसा बाकी कहां से आया। आप सिविलियन से नहीं पूछे, हमने जिससे पूछा जा रहा है कौन है, मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर, प्राइम मिनिस्टर था या ब्यूरोक्रेट है, तो वो उसने एक्सप्लेन करना है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर मौजूद है। अब ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। अभी प्रोसिक्यूशन ये साबित करना है
کہ ایون فیلڈ، لیکن سر اس کو اگر میں یہ لوں کہ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں، پھر مجھے شیلا رضا صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی طور پر کیسز بنائے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور پہ نون لیگ کے کیسز بنے، نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے کیسز بنے، یہ کیسز آگے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ سیاسی کیس تصور کیے جاتے ہیں بادی النظر میں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ الزام لگاتے ہیں، گھر والے تک شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ پر الزام لگ رہا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، 20 سال بعد وہ کلیئر نکلتا ہے، تو یہ قانون غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں جب آپ سیاستدان پہ کیس بناتے ہو کہتے ہیں کیس سیاسی ہے، جب کیس پہ کیس بناتے ہو کہتے ہیں جی مجھے انڈر پریشر ڈالا گیا ہے، مجھے وکٹمائز کر دیا گیا ہے. آپ پرائیویٹ پرسن کے اوپر بناتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے ویسے خاص میں امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے. جب کیس شروع کرتے ہیں نا کورٹ کے اندر تو جج پوچھتا ہے گلٹی اور ناٹ گلٹی، اب یہ کیس کیوں بنا؟ تو کیا کہتے ہیں کیس بالکل صحیح بنا. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پولیٹیکل کیس ہے میرے اوپر. لیکن بات یہ نہیں ہے، جب کیس بنتا ہے تو اس کے اندر جو ایویڈنس ہوتی ہے تو وہ اس کو کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کورٹ کے پاس یہ پریروگیٹو ہوتا ہے جج کے پاس، کیونکہ چارج فریم کس نے کرنا ہے؟ وہ جج کی زبان ہوتی ہے. فرض جرم عائد کرو جج کی زبان ہوتی ہے. جج اس ریفرنس کو پڑھتا ہے، جب اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ ایک پراسیکیوٹیبل کیس ہے تو اس ریفرنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. وہاں سے جوڈیشری کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. جج چاہے تو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ کہنا ہے پولیٹیسائز ہے. سر آپ اجازت دیں تو شیلا صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں. شیلا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا احسن اقبال کر رہے ہیں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کرپشن بھی کرتے ہیں وہ بھی ترقی کر جاتے ہیں، ان نیب کے قوانین آپ نے تبدیل کر دیے ہیں. صورتحال یہ میں بہت سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آج آپ لوگ خان صاحب کو بھی ان کا چیئرمین بنا رہے ہیں، چیئرمین تو ابھی ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ بنا دیتے ہیں تب بھی وہ کسی کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے. پہلے بھی شکریہ جی، چیئرمین نیب پہلے جو تھے ان کے بھی سر سے پاؤں تلک کے جو کیسٹ ہیں وہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب نے ریلیز کی تھیں، وہ جو ویڈیوز تھیں، سوری کیسٹ کہہ رہی ہوں، وہ انہوں نے ریلیز کی تھیں، بلکہ خاتون کا بیان ہے کہ ان کو بھی اپنے گھر رکھا تھا اور وہ تو شکایت کرنے گئی تھی. تو وہ چیئرمین نیب کتنے آزاد تھے. خود عثمان ڈار کہتے تھے میں نے نیب میں جا کے اتنے موٹے موٹے ان کے خلاف فائلیں دیکھی ہیں. خود شہزاد اکبر جو ہیں وہ نیب کا کیس بننے سے پہلے سب کچھ کہہ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. اس وقت نیب نے کیا کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری امینڈمنٹس جو تھیں وہ 28 دسمبر 2019 کو ہوئی تھیں، جس میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی تھی کہ جو بار ثبوت ہے وہ الزام لگانے والے کو جو ہے وہ ثابت کرنا ٹھیک ہے. بالکل یہ اس دفعہ نہیں ہوا ہے. دوسری بات صرف اس میں یہ بھی تھا کہ بیوروکریٹس جو ہیں اور اس طرح کے جو ٹریڈرز ہیں یا بزنس مین ہیں ان کو بھی نہیں کیا جائے گا، نیب میں ان پر بھی کیس نہیں چلائیں گے. یہ بھی جبھی ہوا تھا. یہی دونوں زیادہ ڈسکشن میں ہیں. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نیب جو ہے وہ ایک انتقامی کارروائی اور پولیٹیشنز کا آرم ٹوئسٹنگ کا جو ہے وہ ادارہ ہے. اور ہمارا تو ایک بڑا واضح موقف تھا، آج سے نہیں ہے، پہلے دن سے ہے، کہ یہ ہمارے آئین پاکستان سے متصادم ہے، جس میں جو ہے ہم نے یہی کہا تھا کہ 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ہے، آپ نے 90 دن کا ریمانڈ کر کے اس کو کہا تھا کہ مزید بھی لیا جاتا ہے. ابھی تو ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ 51 دن بعد ایک لڑکی آتی ہے رات کے 3 بجے، صبح کو کورٹ میں پیش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے گئی تھی، نہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے گئی تھی، نہ والدین کے کاغذ دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ. تو 90 دن کے بعد 90 دن اور دوسری 45 دن کے بعد آئی تھی نمرا، اس کو بھی کہا جاؤ، یہ نہیں کہا کہ بھئی تم رات آئی ہو، اس کو ریلیکس کرو. تو اسی طرح 90 دن کے بعد کون اپنی زبان بولتا ہے. یہ نیب وہی ہے نا جہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے اساتذہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور ہتھکڑیوں سمیت کچھ لوگوں کو انتقال ہوئے دیکھا. تو میری دست بستہ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ صرف سیاست دانوئی کے لیے ہے تو سیاست دانوں میں سے آپ نے کیا نکال لیا اب تک؟ اس کو استعمال بھی تو سیاست دانوں نے کیا نا ایک دوسرے کے خلاف. تذلیل کی گئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو. میں اپنی بات تھوڑی سی مکمل کروں. جی آپ کریں.
अगर ये है कि ये पब्लिक अगर यही था कि ये जो है मैं बात करना चाह रही थी, अगर गिरफ्तार करना था स्पीकर सिंध असेंबली को तो कंफर्मेशन थी, टिकट रिटर्न उनके पास था कि वो दूसरे दिन आ रहे हैं, लेकिन उनको वही गिरफ्तार किया गया क्योंकि आपको किसी शख्स की बेइज्जती मकसूद थी, किसी एक इंतकामी बाइख्तियार शख्स की इंतकामी कैफियत जो है उसको सरूर देना था, तो आप उसे वहां से गिरफ्तार करके लेकर आए। उसको तो सेकंड डे आना था, फिर उसके घर के मर्द नौकरों को भी निकाल कर उनके घर की खवातीन के साथ मिसबिहेव घंटों किया जाता रहा। मिफ्ता इस्माइल के यहाँ खवातीन की मौजूदगी में कूदा गया। तो ये इदारे तो अपने आप से नफरत करा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और फिर जिस तरह से बिजनेसमैन और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को जो है इन्होंने उनके काम को मुतनाज़ा किया, तो आप ये देखें कि ब्यूरोक्रेट्स कलम रख के बैठ गए कि वो किसी चीज़ पे साइन करें या नहीं करें, और डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और इस तरह से जो ताजिर हैं उन्होंने भी तो मईशत का भट्टा एक साइड से तो बैठा पॉलिटिकल वजह से कि आप IMF से $1 अरब लेके मुकर गए, दूसरी तरफ ये कि आपके यहाँ काम ही नहीं हो सका। तो जरदारी साहब ने तो बहुत पहले अच्छा, मैं इसकी तरफ आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि मुझे आपसे यही सवाल करना है। इस तरह तो फिर तो और ये जो इंतकामी बात का एक जुमला देखिए जरदारी साहब ने तो पहले ही कहा था, और जब हम ये बात नून लीग को समझाते थे तो वो उस वक्त आज की PTI बनी हुई थी। अब उन्हें बात समझ आ गई है। PTI ने अपने तो मुकदमे चलने नहीं दिए, वरना तो चेयरमैन ने अपने कहा था 10 मिनट में गिरा दूं। फैसला हो गया फॉरेन फंडिंग की वजह से। मैं आता हूं आपके पास, वापस आता हूं, मजबूर कर दिया। वापस आता हूं आपके पास। मुसद्दिक साहब ये बताइएगा, ये जो कानून में तरमीम की गई है, अब इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज तो करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हल निकलेगा इसका? सर देखें, बेसिक जिस तरह मैंने कहा है कि क्योंकि ये फंडामेंटल्स पे ये कानून जो इन्होंने तरमीम किया वो नहीं बैठ रहा। पहली बात ये है कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट, बिकॉज ये सारे नैबज़दा लोग हैं और इन्होंने अपनी रिलीफ के लिए इस कानून को बनाया। मैंने एक सेक्शन आपको कोट कर दिया है। एक इन्होंने पूरे एक केसेस को सामने रखा और उस सेक्शंस को सामने रखा। हमने अमेंडमेंट की, हमने लॉ को इम्प्रूव किया था, सेक्शन रिमूव नहीं की। हमने इन्होंने तो तकरीबन 8 से 10 सेक्शन उठा के बाहर फेंक दी, और वो सेक्शन हटाई गई इनके केस तहत केस बनाया गया था, बनाए गए थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो भी लेना चाहिए, या जब PTI जाएगी तो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डेफिनेटली काबिल देगी। और डेफिनेटली क्योंकि लेटर ऑफ द लॉ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, और स्पिरिट ऑफ द लॉ लुक आफ्टर करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ में जनरल बनना होता है, स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं बनना होता। ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुसद्दिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहला साहब ये बताइएगा, इतने दिन इतना टाइम हो गया है, अब तो हुकूमत में, कौमी असेंबली में भी आप लोग हुकूमत में, अपोजिशन में राजा रियाज हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट से लड़ेंगे। चेयरमैन नैब क्यों नहीं तैनात किया जा रहा है, और वही जो डिप्टी हैं वही स्टेट बैंक भी चला रहे हैं, वो सारे मामला कर रहे हैं? और कहनी है, अच्छा मुझे 2 बातें और कहनी, क्योंकि मुसद्दिक साहब की मुझे बिल्कुल आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, टोटे टोटे आ रहे थे। शायद उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए है, सिविलियन के लिए नहीं है, कुछ ऐसी बात की थी। वो मैंने उनको एक मिसाल दी थी, मैंने कहा था अगर मैं आप पर कोई केसेस बनाता हूँ, अगर आप, तो उस पर उन्होंने कहा था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फरियाल साहिबा और मरियम नवाज शरीफ कब पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नैब जो है वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें रिमांड और अरेस्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले अरेस्ट करते हैं, जैसे मेरे स्पीकर साहब को किया, और बाद में उनके घर सबूत ढूंढे 6 घंटे। इसी तरह हमने ये इतराज़ किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये गिरफ्तारी जो है उसे शो करना चाहिए,
کہ آپ کے پاس ہے. تیسرا جو اریسٹ کی بات ہوئی تھی, اور مجھے وہ قانون آج تک نہیں بتا سکا کوئی پی ٹی آئی والا جو نیب کے ترجمان بن کے بیٹھتے تھے کہ کس قانون کے تحت اگر پبلک آفس ہولڈر ہی کے لیے تھا تو فریال صاحبہ اریسٹ ہوئی, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا, اور پھر رات کے 12:30 بجے چاند رات پہ انہیں گھر آتا ہوں. تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ جو میرا سوال تھا پہلے بھی کہ چیئرمین نیب کیوں تعینات نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب تو سب معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. شیلا رضا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور شیلا رضا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما حکومت میں ہیں. شیلا رضا صاحبہ بتائیے گا چیئرمین نیب کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کوئی ڈیڈ لاک ہے اتحادی جماعتوں میں آپس میں؟ اچھا, میں ایک بڑے چینل پہ پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ڈیڈ لاک ہے راجہ ریاض صاحب کے درمیان اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان. تو اس پہ انہوں نے بڑا اظہار حیرت کیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ لیں گے. انہوں نے کہا جب ٹکٹ لیں گے تو جب دیکھا جائے گا, ابھی وہ ڈیڈ لاک ہے. اور اس میں کچھ یہ بھی ذکر آیا, کیونکہ میں بھی پروگرام اپنا بھی دیکھ رہی تھی, بریک میں اپنا بھی کر رہی تھی اور بریک میں ان کو بھی سن لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک نام تو شاید عمران خان کا بھی ہے جو پہلے کبھی ڈسکس ہوا ہوگا. بہرحال وہ میں تفصیل سے وہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ ہے کہ مجھے شام کو مجھے پتہ چلا کہ ڈیڈ لاک ہے ان کے درمیان کسی نام پہ. مطلب ڈیڈ لاک میں نے یہ سنا ہے, وہ جو آپ بات کریں وہ تو میں نے پروگرام وہ میں نے بھی دیکھا تھا, اور پھر کل یہ ڈسکس بھی ہو رہا تھا ایک اور نجی ٹی وی چینل پہ, وہ کہہ رہے تھے جناب ڈیڈ لاک ہے, برقرار ہے اور ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتحادی جماعتوں کے درمیان ہے, اس میں حکومت اور اپوزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حکومتی جو جماعتیں ہیں اس کے درمیان ہے. تو آپ لوگوں کے درمیان ہے کوئی ایسا, آپ کا اور نون لیگ کے درمیان؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں اس فورم پہ میں موجود نہیں ہوں. اچھا, اس فورم پہ آپ موجود, ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی کے, اور یقیناً کہ اس کی کوئی کمیٹی ہوگی یا ابھی صرف لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس میں ہی چل رہا ہوگا, بعد میں شاید ان تک جائے. تو اتنی مجھے ابھی نالج نہیں, کیونکہ میرے یہاں بجٹ چل رہا ہے. لیکن شام کو جو میرے کان میں آواز آئی اور وہ یہی ایک جملہ آیا تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا, اور ہو جاتا ہے یہ, کیونکہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ کچھ دنوں پہلے وہ حکومت تھے راجہ ریاض اور ہم اپوزیشن تھے. اب بہت ساری چیزیں, بہت سارے نام مختلف ذرائع سے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالے سے. ایک اور بات ہے, اتنے سخت فیصلے کرنے کے باوجود بھی آج شہباز شریف صاحب خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ مطلب اتنا پیٹرول بڑھا دیا اس کے باوجود. دیکھیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ بات اس لیے صحیح کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کسی سربراہ کے ساتھ نہیں ہوتا, ملک کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے اب کون لوگ تھے ہمارے ساتھ, کس کے کانٹریکٹ پہ سگنیچر تھے, بس جی پاکستان کے ساتھ ہوا. بے شک, ٹھیک ہے. تو پاکستان نے اتنی بڑی بات کر دی کہ $1 ارب لیا, اس پہ فروری میں باقاعدہ معاہدے پہ دستخط کیے گئے کہ لیوی کو 30 روپے لیٹر تک ہم لے جائیں گے, اور 4 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ پہ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور 30 روپے لیوی تک جائیں گے. لیکن اس پہ آپ نے معاہدے پہ پھر عمل نہیں کیا, تو انٹرنیشنلی تو آپ ڈیفالٹ ہو جاتے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو, جن کی 1 سال حکومت, کیونکہ آپ کا ٹینیور ہی 1 سال کا ہے. جی, جن کا ٹینیور ہی 1 سال کا ہوتا ہے, کیونکہ 1 سال کا ہے نا بھی آپ کا. دیکھیے ہے, لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ اپنا جو ہے ان کی کریڈیبلٹی پہ بات آ رہی ہوگی, پاکستان کے امیج پہ بات آ رہی ہوگی, تو پارٹیز نے مل کر اس حکومت کو ہٹایا. اور یہ ایک سبق ہے آئندہ حکومتوں کے لیے کہ وہ اپنا جو بھی سیاسی ایجنڈا ہو, لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر جو ان کا معاہدہ انہیں پورا کرنا ہے, اس کی پاس. اور اسی طرح میں یہ بات بھی کہوں گی کہ جو چین کے ساتھ بھی معاہدہ تھا اسے انفولڈ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شیلا رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان تحریک
तहरीक सीनियर रहनुमा है और मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं नैब के कवानीन के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इसको चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। अली जफर साहब बैरिस्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइएगा नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है इसको अदालत में चैलेंज किया जाता है, लेकिन किस हिसाब से? अगर मैं पर्टिकुलर आपसे पूछूं किस कानून में जो तरमीम की गई है उसमें आपको एतराज है और आप उस कानून को लेके जाएंगे और कहेंगे किस कैपेसिटी में ये गलत है और उसको वापस होना चाहिए? जी देखिए, हमारी लीगल टीम की मुशावरत हुई है और हमने किसी को सिलेक्ट किया है कि कौन ये केस पेश करेंगे और उम्मीद यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली इसको फाइल करेंगे। इसमें 2-3 काफ़ी सीरियस किस्म के मसाइल हैं जो नैब कानून में चैलेंजेबल हैं, ठीक है, अदालत में मेरे नज़र में, क्योंकि वो आईनी तौर पे दुरुस्त कानून नहीं है। नैब कानून की जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर इसको आप सादा अल्फाज में देखें और मैं अगर एक्सप्लेन करूं चंद मिनटों में, तो इसको 2 आप हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हिस्सा है जो कि हम भी अपनी जब हुकूमत थी तो हम ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तब्दीलियां लेके आए थे और वो हिस्सा तो जायज़ है, क्योंकि उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत ना हो करप्शन का तो फिर नैब उसके ऊपर उस किस्म के मामले को नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती। तो यहाँ तक तो अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत मेरा ख्याल है काबिल गौर है और काबिल फिक्र भी है। वो ये है कि उस दूसरे हिस्से में कोशिश की गई है कि जो एग्जिस्टिंग जो केसेस चल रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, वो केसेस खत्म किए जाएं। अच्छा। मसलन आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मिसाल है जो अमेंडमेंट की गई है, वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा नैब का जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, वो ये है कि आपके असासे आपकी आमदनी से ज्यादा हो, ठीक है। और अगर ऐसी बात है, मसलन आपकी तनख्वाह सिर्फ 1 लाख रुपया है लेकिन आपके असासे 10 करोड़ के हैं, सही है, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको ये समझाना पड़ता है कि ये 10 करोड़ के असासे कहाँ से बने, सही है। और अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो नैब कानून ये कहता है कि ये आपने फिर एक जुर्म किया है, उस जुर्म को कहते हैं एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। बिल्कुल। लेकिन अब जो आया है अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि ये असासे जो हैं आपके, ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है वो समझी जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में कोई पैसा है, मसलन आपके बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर आपने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन आपने वो सारी खर्च कर दी हैं और अब सिर्फ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया रह गया है, तो आपने जितना कुछ खर्च किया है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, उसका हिसाब ही नहीं, उसकी कोई आपकी कंसिडरेशन नहीं है, वो आपके असासे में शामिल नहीं होगा। सिर्फ वो 1 लाख का जो बाकी बैलेंस बच गया है वो आपके असासों में शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि जितने केसेस थे जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए, सही है, और वो बहुत सारे पैसे जो थे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई थी, सही है, पूछा गया था कि कहाँ से ये पैसे आए, अब इस अमेंडमेंट के बाद ये नहीं पूछ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि जितने केसेस थे जिसमें ये अकाउंट्स की बात हो रही थी वो सारे केसेस एक तरह से खत्म कर दिए गए हैं। इस किस्म की जो अमेंडमेंट्स है मेरी नजर में। लेकिन सर एक चीज ये भी तो है ना, मैं अब सॉरी आपकी बात में काट रहा हूं, लेकिन सर एक चीज ये भी है कि अगर नैब कोई चीज सामने लेकर आती है और वो प्रॉपर्टी की सूरत में आपके पास मौजूद है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो साबित नैब नहीं करना है। लेकिन अगर वो पैसे की सूरत में है तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर प्रॉपर्टी है तो जाने देंगे कि भाई आपके बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी के बेगम के नाम पर। करप्शन और ये जो जिसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, इसकी जब बात करते हैं तो दुनिया भर में यही असूल है कि जो जिसके असासे अपनी आमदनी से ज्यादा हों तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर ही है कि उसने साबित करना है कि ये असासे कहाँ से बनाए। अच्छा। क्योंकि आमदनी अगर नहीं है तो अज्यूम ये किया जाएगा कि ये असासे आपने करप्शन से बनाए हैं, अनलेस आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि नहीं मैंने ये इनहेरिट किया है, मुझे ये मेरी जायदाद आई है, मेरे वालिद साहब से आई है, जो भी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो उसका जो
बर्डन है वो आपके ऊपर होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कानून में ये तब्दीली कर दी है कि अब जो नैब है या जो भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसने साबित करना है कि ये पैसे कहाँ से आए। अच्छा, तो ये एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, और इससे लगता ये है कि ये जो ऑफेंस है, ये जो जुर्म है, ये बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। इसी तरह आप एक और चीज देख लें, अमेंडमेंट ये की गई है कि आपके अगर अकाउंट्स हैं, आपके किसी बेनामी अकाउंट्स हैं, तो वो बेनामी अकाउंट्स में से अगर आपको नैब ने ये नहीं दिखाया कि उन बेनामी अकाउंट से आपने कोई जायदाद बनाई है, तो वो बेनामी अकाउंट्स भी आप कंसिडर नहीं कर सकते। मसलन अगर आपके खिलाफ केस ये फाइल किया है कि आपके कोई चौकीदार हैं और आपके कोई कुक हैं या आपके कोई और मुलाजिम हैं, आपने उनके अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपया डाल दिया है, तो वो अब आपका जुर्म नहीं होगा। आपको ये बताना नहीं, आपको ये साबित नहीं करना कि वो 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया, जब तक कि आप उस 10 करोड़ रुपए से कोई जायदाद नहीं खरीदते। अगर आपने जायदाद नहीं खरीदी तो सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखना अब जुर्म नहीं होगा। ये भी एक बहुत अजीबोगरीब बात है और उससे नजर ये आता है कि वो जो केसेस बनाए गए हैं ये उनको खत्म करने के मतलब लिए, अगर बात की मैं आपको समझूं कि अगर आपने कोई बेनामी किस्म की प्रॉपर्टी बनाई है और इतनी कर सकते हैं तो कोई पकड़ नहीं होगी, पैसों के हवाले से पकड़ होगी। इसका डिटेल में जवाब लेंगे क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर बेनामी अकाउंट्स होते हैं, आपने इसके नाम पे इतना पैसा रखा है, उसके नाम पे इतना पैसा रखा है, सिर्फ उसकी पकड़ होगी, प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं होगी। इस ब्रेक का बाद हमारे साथ जफर साहब मौजूद हैं, उनसे इसका जवाब लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।